नमस्कार। मैं डॉक्टर राम किशोर, गेस्ट फैकल्टी, योग विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की ओर से आज लखनऊ विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के प्लेटफॉर्म पर प्राणायाम द्वारा कोरोना संक्रमण से कैसे बचाव किया जाए, इस विषय पर प्रस्तुति देने जा रहा हूं। आप सभी महानुभावों से सादर निवेदन है, आज के इस अभ्यास को देखें और जनहित में प्रसारित करें। मित्रों, कोरोना जैसे संक्रमण में इस संक्रमण से कैसे हम अपना बचाव करें, प्राणायाम के द्वारा इस अभ्यास को प्रारंभ करने चल रहे हैं। सबसे पहले कमर गर्दन सीधी करके अपने स्थान पर बैठें और उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए 3 बार ओम बोल करके प्रार्थना करें। ओम के उच्चारण के स्पंदन को शरीर के कण कण में अनुभव करें। दोनों हथेलियां रगड़ें, गर्म हथेलियों से चेहरे आगे सिकाई करें, फिर आगे। यद्यपि आज हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे कि प्राणायाम के अभ्यास कैसे हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, कैसे लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं और साथ ही इन दोनों के इम्प्रूव होने से कोरोना जैसी महामारी के संक्रमण से हम अपना बचाव करते हैं। परंतु प्राणायाम के साथ साथ कुछ आसन भी ऐसे हैं जिनको अगर हम कर लें तो प्राणायाम का प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए 1-2 आसन की भी हम चर्चा करेंगे, उसके बाद प्राणायाम कराएंगे। अगर कोई प्राणायाम किसी कारणों से नहीं कर सकता है या नहीं करने की स्थिति में है तो सीधे प्राणायाम करना चाहता है तो सीधे भी प्राणायाम कर सकता है। फोकस प्राणायाम पर ही हम करेंगे, लेकिन 1-2 आसन की चर्चा कर लेंगे प्राणायाम के पूर्व करने के लिए, तो इससे प्राणायाम का प्रभाव बढ़ जाता है। पहला आसन करेंगे मर्जरी आसन। मर्जरी आसन हर व्यक्ति कर सकता है। जिनको घुटने में दर्द है वो घुटने के नीचे कुछ पिलो या कंबल फोल्ड करके रख लें ताकि घुटने पर ज्यादा प्रेशर न आए, और जिन्हें कोई दिक्कत नहीं सिंपल मैट पर या अपने बेड पर कर सकते हैं। इस तरह से टाइट की पोजीशन में आ गए। अब श्वास भरते हुए सिर को ऊपर उठाएं और कमर को डाउन करें, और श्वास निकालते हुए कमर को ऊपर उठाएं और सिर को डाउन करें। इनहेल के साथ बैक डाउन और हेड अप। थोड़ा रुकें, जब रुकेंगे तो श्वास भी रोक लेंगे और फिर श्वास निकालते हुए सिर को अंदर ले जाएं और पीठ को कमर को ऊपर उठाएं। इसी प्रकार श्वास और मूवमेंट दोनों में कोऑर्डिनेशन रखते हुए इस अभ्यास की पुनरावृत्ति करें। कम से कम 10 आवृत्ति जरूर करें। इससे हमारे लंग्स का फैलाव और संकुचन भी होता है, साथ साथ स्पाइन की प्रत्येक वर्टेब्रा में मूवमेंट होता है और हमारी स्पाइन लचीली होती है। तो एक अभ्यास ये मैंने बताया मर्जरी प्राणायाम का अभ्यास, जिसे हर कोई कर सकता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन है, बच्चे हैं या यंग एज ग्रुप के लोग हैं। सभी लोग मर्जरी प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। इसको करने से तुरंत
स्पाइन उसकी फ्लेक्सिबल होती है तो ताजगी भी अनुभव होती है और हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं। नंबर 2, पर्वतासन। इसमें आपने देखा स्पाइन बैकवर्ड फॉरवर्ड हो रही थी। पर्वतासन में हम ऊपर की स्ट्रेचिंग कर देते हैं। तो अगर कोई पद्मासन में बैठ सकता है, यंग बच्चे लोग हैं, यंग लोग हैं, इनको घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो वो इस प्रकार पद्मासन लगा दें। और जिन्हें घुटने में दर्द है वो तो बिल्कुल पद्मासन में न बैठे, वो आराम से ऐसे बैठ जाएं पालथी मार के, या फिर कुर्सी सोफे पे बैठ करके भी कर सकते हैं, बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बैठने के बाद हाथ को साइड से उठाया और नमस्ते की मुद्रा में पूरा ऊपर को खींच लिया और सांस भरा, पूरी सांस भर करके श्वास को अंदर ही रोक लिया। अपनी क्षमता अनुसार 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, जितनी देर आप आराम से रोक सकते इस अवस्था को बनाए रखें और फिर वापस आ जाए। ये सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, सभी लोग इसको करें, बशर्ते पद्मासन में नहीं, आराम से कुर्सी पे बैठ करके भी या सोफे पे बैठ करके पैर लटका करके इस अभ्यास को कर सकते हैं। दूसरी बार इसी तरह से श्वास भरते हुए पूरा ऊपर खींचा और श्वास को अंदर भर करके रोक लिया। श्वास निकालते हुए वापस आ गए। अब ये दो अभ्यास मैंने केवल इसलिए बताया कि दोनों अभ्यास करने से हमारे लंग्स प्रॉपर एक्टिव हो जाते हैं, बॉडी भी तैयार हो जाती है, जिससे प्राणायाम का प्रभाव अधिक होता है। अब इसके बाद हम प्राणायाम का अभ्यास शुरू करेंगे। प्राणायाम या कुछ ऐसे अभ्यास जिन्हें प्राणायाम तो नहीं कहा जाता है, अगर हम एकेडमिक ग्रंथ के दृष्टिकोण से देखें तो प्राणायाम तो नहीं कहा जाता है, परंतु वह श्वास से जुड़े हुए अभ्यास हैं और सामान्य बोलचाल की भाषा में उन्हें प्राणायाम की कैटेगरी में रखा जाता है या उनके लिए प्राणायाम शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और वह लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने में या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफी प्रभावी है। तो वो अभ्यास ही हम इसके अंदर लेंगे। तो जो भी हम अभ्यास करेंगे उसमें से एक अभ्यास होगा जो क्रिया के अंतर्गत आती है, लेकिन वह श्वास से जुड़ा हुआ अभ्यास है। दूसरा अभ्यास शोधन क्रिया के अंतर्गत आती है, लेकिन वह भी श्वास से जुड़ा हुआ अभ्यास है। और फिर अन्य जो करेंगे वो अधिकतर प्राणायाम होंगे और कुछ बंद होंगे। तो इन अभ्यासों को हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। पहला अभ्यास, इसका नाम है उदर शक्ति विकासक क्रिया। उदर शक्ति विकासक क्रिया, जिसमें हम, जैसा नाम से पता चला है, पेट का मूवमेंट होता है, लेकिन इसमें श्वास का अहम योगदान है और पेट का मूवमेंट श्वास के साथ होता है, जिससे लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव होती है। यह अभ्यास खड़े होकर होता है, लेकिन जो लोग खड़े होने में असुविधा है वो बैठ के या कुर्सी के सोफे पे आराम से इसको कर सकते हैं। खड़े होके कैसे होगा, जिसका एक्चुअल तरीका है, इस प्रकार से खड़े हुए घुटने पे हाथ रख दिया और झुक करके श्वास के साथ पेट को फुलाएंगे और श्वास निकालने के साथ पेट को पिचकाएंगे। इस प्रकार से उदर शक्ति विकासक क्रिया, जो लोग इस तरह से नहीं खड़े हो सकते हैं, आराम से वज्रासन में बैठ के इसको कर सकते हैं और कुर्सी पर भी बैठ के कर सकते हैं। शुरू में तेज तेज बिल्कुल ना करें, धीमा धीमा करें, क्योंकि आपकी गति इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे एक्सहेल के समय ठीक उसी समय उसी रिदम के साथ पेट अंदर जाता है और इनहेल के समय पेट बाहर आता है। तो पेट का जो मूवमेंट है, उदर का जो मूवमेंट है, वो कैसे श्वास के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, इस पे विशेष ध्यान देना है। उदर शक्ति विकासक क्रिया 10 प्रकार की होती हैं और ये मैंने 10वीं क्रिया बताई है, जो श्वास के साथ पेट को अंदर बाहर करने की है। इसी के साथ एक बार और करते हैं, पुनः प्रारंभ करेंगे। रिलैक्स। तो आराम से, क्योंकि इसमें श्वास तो रुकती नहीं है, लेकिन उधर की मांसपेशियां थकने लगती हैं, तो आप जितनी देर आराम से कर सकते हैं उतने समय तक
इस क्रिया को करते रहें। जब उदर की मांसपेशियों में थकान आने लगे, असुविधा होने लगे, तब आप अभ्यास को रोक करके थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए और रेस्ट करने के बाद फिर इसकी पुनरावृत्ति कर लीजिए। तो ये आपका पहला अभ्यास हो गया, उदर शक्ति विकासक क्रिया। अब इसके बाद दूसरा अभ्यास करेंगे, इसका नाम है कपालभाति। यह भी बोलचाल की भाषा में लोग इसे प्राणायाम बोलते हैं, लेकिन यह भी प्राणायाम के अंतर्गत नहीं आता है। यह शोधन क्रिया है, शुद्धि क्रिया। योग में जो 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया बताई गई हैं, जिनसे हम अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, अपने रक्त को शुद्ध करते हैं, शरीर के अलग अलग अंगों को शुद्ध करते हैं, उसमें से कपालभाति, कपाल तो मस्तिष्क का अग्र भाग है, फोरहेड के पीछे का भाग, उसे कपाल बोलते हैं। तो कपाल की शुद्धि इससे होती है, इसलिए इसे कपालभाति कहते हैं। श्वास से पूरी तरह से जुड़ा हुआ अभ्यास है। इस अभ्यास को करने के लिए भी ध्यान से किसी एक आसन में बैठें और जितने भी हम आसन कर रहे हैं, बार बार हम बोले या ना बोले, जितने भी हम प्राणायाम कर रहे हैं या जो है क्रिया किया या कपालभाति षटकर्म का अभ्यास करने जा रहे हैं, वो सारे के सारे अभ्यास अगर कोई व्यक्ति जमीन पर बैठकर नहीं कर सकता है, उसे घुटने में दर्द है, स्लिप डिस्क की दिक्कत है, या किसी भी कारण से यदि वह जमीन पर बैठने में असमर्थ है, तो आराम से कुर्सी पर बैठकर या सोफे पर बैठकर इसका अभ्यास कर सकता है। तो कपालभाति, एक बार कपालभाति देखिए, कुर्सी पर बैठ के कैसे करते हैं। ऐसे आराम से कुर्सी पर सीनेट फ्रीजन है, घुटने में दर्द से बैठ गए और कुर्सी पर बैठ करके हमने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास स्टार्ट किया। कपालभाति के बाद इमीडिएट उड्डयन बंद करें, पूरी सांस भरें, पूरी सांस बाहर करें, सांस बाहर करके चित्त को लाट करें, पेट को अंदर खींचें। जितनी देर बिना सांस के रह सकते हैं, पेट को अंदर खींच करके होल्ड रखें। जब श्वास रोकना मुश्किल हो जाए, पहले उदर की मांसपेशियों को शिथिल करेंगे, फिर गर्दन को सीधा करेंगे, सिर को सीधा करेंगे, फिर श्वास को शिथिल करेंगे। जिस आर्डर में गए थे उसके उल्टे आर्डर में वापस आएंगे। ये उड्डयन बंद हुआ। उड्डयन बंद में चिल्ला लोग जिनको सर्वाइकल की दिक्कत है और जिन्हें बीपी बहुत ज्यादा रहता है, वो जितनी देर रोक सकते हैं उसका हाफ ड्यूरेशन रोकें। बाकी अन्य लोग जिनको बीपी की या हृदय के रोग की कोई समस्या नहीं है, वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा देर तक रोकें। इस अभ्यास में हुई साइंटिफिक स्टडी में एक बात उभर कर सामने आई है, निकल कर सामने आई है कि उड्डयन बंद का अभ्यास नियमित करने से हृदय की ओर जाने वाली जो भी रक्त वाहिकाएं हैं, उनके नंबर्स बढ़ने लगते हैं और उनमें अगर किसी प्रकार का ब्लॉकेज है तो वो रिमूव होने लगता है। तो इसलिए प्राणायाम बहुत ही उपयोगी है। शायद बंद की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसको भी प्राणायाम के साथ किया जाता है। एक बार फिर कपालभाति का अभ्यास देखेंगे। कपालभाति के लिए कुछ मुख्य बातें हैं जिनको मैं शेयर करना यहाँ पर आवश्यक समझता हूँ। कपालभाति में हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, इनहेल पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, जमीन पर बैठ जाते हैं। लेकिन जो लोग को घुटने पैर में दिक्कत है, वो आराम से कुर्सी पर बैठकर अभ्यास करें ताकि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार आपने देखा कपालभाति। दूसरी बार करने से पहले मैं कुछ कपालभाति के संदर्भ में आवश्यक बातें शेयर कर रहा था। कपालभाति में हम सारा ध्यान इस पोर्शन पर रखते हैं और हर एक्सेल के प्रोसेस के साथ, यानी श्वास बाहर जाने की प्रक्रिया के साथ अनुभव करें कि ये हिस्सा हमारा वॉश हो रहा है, क्लीन हो रहा है, लाइट हो रहा है। नंबर 2, पेट को अंदर ले जाने पर कोई ध्यान न दें। ये शरीर की प्रक्रिया है, जब श्वास बाहर जाएगी तो पेट अपने आप ही अंदर जाएगा। पहले जो आपने अभ्यास किया उदर शक्ति विकासक क्रिया,
उसमें और कपालभाति में जो मेजर 2-3 डिफरेंसेस हैं वो जानना बहुत आवश्यक है। नहीं तो उदर शक्ति विकासक क्रिया हम कपालभाति जैसे करने लगते हैं या कपालभाति उदर शक्ति विकासक क्रिया जैसे करने लगते हैं। उदर शक्ति विकासक क्रिया में इनहेल और एक्सहेल दोनों पे बराबर फोकस करते हैं और पेट श्वास भरते समय बाहर आता है, श्वास निकालते समय अंदर जाता है। जबकि कपालभाति में पेट श्वास बाहर करते अंदर तो जाता है लेकिन श्वास झटके से बाहर जाती है। और इनहेल हम नहीं करते हैं, इनहेल अपने आप स्वतः होता है जो होना होता है। पेट को हम फुलाते नहीं है श्वास भरते समय, क्योंकि श्वास भरते नहीं है तो पेट फुलाते भी नहीं है। कपालभाति में पेट स्वतः अपने आप जितना आना होता है वो आ जाता है। तो ये मेजर अंतर है। कपालभाति में फोर्सफुली एक्सहेल करते हैं, रुक रुक करें, धीमी गति से करें, एवरेज 50 से 60 स्ट्रोक पर मिनट, और थ्रोट पे किसी प्रकार का प्रेशर ना आए, ना थ्रोट पर ध्यान दें, ध्यान केवल कपाल पर करें, कपाल पर। चलिए एक बार फिर देखते हैं इन सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति के बाद इमीडिएट उड्डयन। अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के बाद उल्टे ऑर्डर में वापस आना है, अर्थात पहले पेट को रिलैक्स करना है, फिर सिर को सीधा करना है और फिर ब्रेथ को फ्री करना है। तो ये उड्डयन बंद हुआ। उड्डयन बंद के बाद एक बार मूल बंद का अभ्यास करेंगे। पूरी सांस भरें, बंधों का अभ्यास प्राणायाम के साथ बहुत प्रभावशाली होता है। पूरी सांस भरें, श्वास अंदर ही इस बार रोकना है, बाहर नहीं निकालना है। चिन को लॉक करें और प्राइवेट पार्ट से मांसपेशियों को टाइट करके पूरी ताकत से ऊपर की ओर खींचें। रोक सकते हैं। प्राइवेट पार्ट से मांसपेशियों को पूरी ताकत से ऊपर की ओर संकुचित करके होल्ड रखें। जब सांस रोकना मुश्किल हो जाए तो पहले प्राइवेट पार्ट से मांसपेशियों को सीधे करें, फिर सिर को सीधा करें, फिर सांस को बाहर करें। ये जो बंद है ये हमारे शरीर में, अगर हम योग की भाषा में बात करें तो प्राण के सर्कुलेशन को, प्राणवायु के सर्कुलेशन को बहुत तीव्र करते हैं। और अगर आधुनिक मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करते हैं, ऑक्सीजन लेवल के प्रभाव स्तर को बढ़ाते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम इसके बाद करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम कपालभाति के बाद करने से अनुलोम विलोम प्राणायाम का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि कपालभाति शुद्धि क्रिया है, शोधन का काम करती है। और अनुलोम विलोम बेसिकली सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी एंड परानुकंपी तंत्र का तंत्र को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। और दुनिया के जितने भी रोग हैं, कोई भी रोग हो, जितने भी रोग हैं, ये सारे के सारे रोग सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को असंतुलित करके ही उत्पन्न होते हैं। अगर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम असंतुलित न हो तो हमारे ऊपर कोई भी रोग प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारे शरीर का ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम, ये स्वतः ऐसे हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं कि हम अपने आप को रोगों से बचाते हैं। लेकिन जब ये असंतुलित होते हैं तभी हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग प्रभावी हो पाते हैं। इसमें चाहे सिंपैथेटिक हाइपो हो, पैरासिम्पैथेटिक हाइपर हो, या पैरासिम्पैथेटिक हाइपो हो और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हाइपर हो, कोई एक हाइपर होगा तो दूसरा अपने आप हाइपो हो जाएगा और फिर हमारे ऊपर रोग प्रभावी होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, मैं बार बार इसलिए इस बात को रिपीट कर रहा हूं
कि योग अभ्यास में जितने भी अभ्यास हैं उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम ही एक ऐसा प्राणायाम है जो प्रत्येक बीमारी में लाभकारी होता है, और खासकर वह बीमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर सीधे प्रभाव डालती हो उनमें तो अवश्य रूप से, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क में सिंपैथेटिक, ब्रेन में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पर सीधे काम करता है। अब आइए एक बार अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा करते हैं, उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ बातें जानेंगे। ध्यान के किसी एक आसन या कुर्सी, सोफे, चेयर, बेड किसी पर भी बैठने के बाद लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा लेफ्ट नी पर, राइट हैंड प्रणव मुद्रा, अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को भरें। दोनों नासिका बंद करके श्वास को रोकें, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर करें, पुनः दाहिनी नासिका से श्वास भरें, रोकें, बाईं नासिका से श्वास बाहर करें, पुनः इन्हीं नासिका से श्वास भरें, होल्ड करें, दाएं नासिका से श्वास बाहर करें, पुनः इसी नासिका से श्वास भरें, रोकें, बाएं नासिका से श्वास बाहर करें, पुनः इसी नासिका से श्वास भरें, होल्ड करें दोनों नासिका बंद करके, दाएं नासिका से श्वास बाहर करें, पुनः इसी नासिका से श्वास भरें, होल्ड करें, बाएं नासिका से श्वास बाहर करें। इस प्रकार यहां पर मैंने अनुलोम विलोम प्राणायाम की कुछ आवृत्तियां करके दिखाई, लेकिन इसे आप कम से कम 5 मिनट एक बार में करें, और कोविड जैसे संक्रमण काल में तो इसे प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 15 मिनट करना चाहिए। आप दिन में 3 बार कर लें, सुबह दोपहर शाम। वैसे भी ग्रंथों में प्राणायाम को 4 बार 24 घंटे में 4 बार, प्रातः, मध्य और सायंकाल और मध्य रात्रि 4 बार करने का परामर्श दिया गया है। तो आप 3 बार कर लें या 2 बार सुबह शाम कर लें, और दोनों बार मिला के कम से कम 15 मिनट करें। दूसरी बात, इस प्राणायाम को प्रारंभ हरदम बाईं नासिका से ही करते हैं और समापन बाईं नासिका से निकालने के बाद करते हैं। बाईं नासिका से इनहेल किया, फिर दोनों नासिका बंद करके होल्ड किया, फिर राइट यानी दाहिनी नासिका से एक्सहेल किया, फिर दाहिनी नासिका से श्वास मैंने भरा, होल्ड किया और बाईं नासिका से एक्सहेल किया। तो इस प्रकार करने से एक आवृत्ति पूरी हुई। तो जब भी हम समापन करेंगे तो एक कंप्लीट आवृत्ति से करेंगे, इसीलिए बाईं नासिका से श्वास निकालने के बाद ही अभ्यास का समापन करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, शुरू में इनहेल, होल्ड और एक्सहेल तीनों का बराबर रेशियो रखें, और एक प्रारंभिक अभ्यासी के लिए एक आइडियल जो पीरियड है वो 4 से 5 सेकंड सफिशिएंट है। यानी कि 4 सेकंड श्वास भरें, 4 सेकंड श्वास रोकें, 4 सेकंड में श्वास को निकालें, पुनः 4 सेकंड श्वास भरें, फिर उतने ही समय रोकें, फिर उतने ही समय में धीमी गति से श्वास को बाहर करें। तो ये आपका एक आवृत्ति पूरा हुआ, यानी कि पीरियड के बाद। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक ही गति में श्वास भरें। 4 सेकंड में ऐसा नहीं कि शुरू में 2 सेकंड में तेजी से भर लिया, लास्ट में फिर धीमी गति से। और एक्सहेल करते समय भी यह ध्यान रखें। अगर ये आप ध्यान नहीं रखेंगे तो श्वास निकालते समय शुरू के 1-2 सेकंड में श्वास तेजी से निकल जाएगी, और उसके बाद अगर आप 4 सेकंड मेंटेन करेंगे तो लास्ट के 2 सेकंड किसी तरह मेंटेन करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनुलोम विलोम या इसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी है। इसके बारे में ग्रंथ में कहा जाता है, खासकर हठ प्रदीपिका में, शनैः शनैः पूरकाचा शनैः शनैः रेचका। धीमी धीमी गति से श्वास भरें और धीमी धीमी गति से ही श्वास को रोकें। तो इसमें जो श्वास लेने की प्रक्रिया है और श्वास निकालने की प्रक्रिया है, बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग अनुलोम विलोम प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम। श्वास लेने के समय
और श्वास निकालने के समय श्वास की गति क्या हो और हमारा ध्यान का हो, ध्यान हो श्वास के प्रोसेस पर, श्वास लेते समय जो नासारंध्रों में स्पंदन हो रहा है उस पर। चलिए एक बार फिर देखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रक्रिया। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा और राइट हैंड प्रणव मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ग्रहण संहिता कहती है अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय मध्यमा तर्जनी बिना, मध्यमा और तर्जनी उंगली का बिना इस्तेमाल किए यह प्राणायाम होना चाहिए। बहुत स्पष्ट ग्रहण संहिता कहता है कि दाहिनी नासिका के लिए थंब का इस्तेमाल करें और बाईं नासिका को बंद करने के लिए चाहे रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें चाहे स्मॉल का, लेकिन मध्यमा और तर्जनी इन दोनों उंगलियों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। तो इसलिए इस मुद्रा को बना लें। यह मुद्रा कहलाती है प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा। यह मुद्रा हृदय में रक्त प्रवाह या प्राण प्रवाह बढ़ाने में सहायक भी है, इसलिए इस मुद्रा को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। दूसरे कुछ इंस्टीट्यूट में इस तरह से भी अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास कराया जाता है। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही, कोई गलत नहीं है, लेकिन इस मुद्रा को जो है योग के विद्वत जनों ने ज्यादा महत्व दिया है। बाकी आप इसको भी करना चाहें तो इसको भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। पुनः एक बार देखें अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। धीमी गति से बाईं नासिका से श्वास को भरें, श्वास को रोकें, दूसरी नासिका से श्वास को निकालें, पुनः इसी नासिका से श्वास भरें, श्वास को रोकें, श्वास को निकालें। रिलैक्स। इस प्रकार से अगर 5 मिनट लगातार किसी को करने में असुविधा है तो 2 मिनट 3 मिनट जितनी देर कर सकते हैं उतना करके हाथ नीचे करके थोड़ा रेस्ट कर लें, उसके बाद फिर शुरू करें। टोटल प्रैक्टिस का जो पीरियड है वो 24 घंटे में 2 सेटिंग में कम से कम 10 से 15 मिनट अवश्य करें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत है या फ्रोजन शोल्डर की दिक्कत है, ऐसे लोगों को 5 मिनट तक लगातार हाथों पर रोकने में असुविधा होने लगती है या गर्दन में दर्द होने लगता है, तो ऐसे लोग इस अभ्यास को टुकड़े में कर लें। और अगर कंधे में या गर्दन में खिंचाव आता है तो अनुलोम विलोम करने के बाद 2 मिनट 3 मिनट जो भी किया, शोल्डर को इससे गोल गोल घुमा सकते हैं। इनहेल करते समय ऊपर, एक्सहेल करते समय नीचे। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बाद का अभ्यास। अगर किसी का रक्तचाप सामान्य है तब आप अनुलोम विलोम भी थोड़ा बढ़ा लें, ज्यादा मात्रा में कर लें। लेकिन अगर किसी का रक्तचाप बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि थोड़ा बहुत रक्तचाप है तो अनुलोम विलोम से ही वो कुछ दिन की प्रैक्टिस में मैनेज हो जाएगा। क्योंकि जिनका बीपी बहुत ज्यादा रहता है और जिनका बीपी बहुत लो रहता है, दोनों लोगों को कोविड के संक्रमण से एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा उसको संक्रमित होने की संभावना रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का रोग प्रतिरोधक क्षमता सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा थोड़ा कम होती है। तो जो व्यक्ति का रक्तचाप बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद 5 बार या 7 बार चंद्रभेदी प्राणायाम कर लें। चंद्रभेदी प्राणायाम वे लोग करेंगे जिनका रक्तचाप ज्यादा रहता है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। ऐसे लोग चंद्रभेदी प्राणायाम इसके बाद कर लें तो उनके कोविड से संक्रमित होने की संक्रमित से बचने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। वो अपने आप को संक्रमण से बचाने में अन्य की अपेक्षा ज्यादा सफल होंगे। तो इसके लिए चंद्रभेदी कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड की पोजीशन वही रहेगी, राइट हैंड पोजीशन वही रहेगी, लेकिन इस बार आप अंगूठा बंद करके बाईं नाक से सांस भरेंगे और दाएं से निकालेंगे। बस एक चंद्रभेदी हो गया। अब इसी को रिपीट करेंगे। इनहेल किया 4 सेकेंड, 4 सेकेंड होल्ड किया, फिर 4 सेकेंड में ही एक्सहेल किया।
रिलैक्स। तो यहाँ पर चंद्र भेदी प्राणायाम की कुछ आवृत्तियां करके हमने दिखाया। इसे उच्च रक्तचाप के रोगी 5 बार 7 बार या ज्यादा रक्तचाप रहता है तो आप 11 बार तक कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में भी आप बीपी नॉर्मल रहता तब भी कर सकते हैं, गर्मी से भी इससे बचत होती है। लेकिन ध्यान दें, जिनका रक्तचाप निम्न रहता है वे लोग चंद्रभेदी प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल न करें, नहीं तो इससे बीपी लो हो सकता है। लेकिन अनुलोम विलोम से कोई दिक्कत नहीं। अनुलोम विलोम ही इकलौता ऐसा प्राणायाम है कि लो वाला करेगा तो उसका नॉर्मल की ओर जाएगा, और हाई वाला करेगा तो उसका भी नॉर्मल की ओर आएगा, और जिसका नॉर्मल है वो जब करेगा तो नॉर्मल बीपी के मेंटेन रहने की संभावना और ज्यादा प्रबल होगी। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम की ही प्रमुख रूप से विशेषता है। लेकिन चंद्रभेदी प्राणायाम बीपी को डाउन करता है। ये केवल उनके लिए है जिनका रक्तचाप अच्छा रहता है। आप दूसरे लोग देखें जिनका बीपी लो रहता है वो क्या करें, तो जाहिर सी बात है वो जस्ट इसका उल्टा कर दें, यानी कि सूर्यभेदी प्राणायाम कर लें। सूर्यभेदी प्राणायाम कैसे होगा, जस्ट चंद्र का उल्टा, यानी कि दाहिनी नासिका से श्वास भरेंगे और बाईं नासिका से श्वास को निकालेंगे। देखें कैसे। बाकी प्रक्रिया वही रहेगी, लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में रहेगा, राइट हैंड प्रणव मुद्रा ऊपर आएगा। शुरू करेंगे बाईं नासिका को क्लोज करके, दाहिनी नासिका से इनहेल कर देंगे। तो राइट से इनहेल करें, होल्ड करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, पुनः राइट से इनहेल करें, होल्ड करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, राइट से इनहेल करें, होल्ड करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें, पुनः राइट से इनहेल करें, होल्ड करें, लेफ्ट से एक्सहेल करें। तो यहां पर आपने देखा कि सूर्यभेदी प्राणायाम में हर बार दाहिनी नासिका से ही इनहेल किया जा रहा था और हर बार बाएं नासारंध्र से ही एक्सहेल किया जा रहा था। तो ऐसा करने से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी कि अनुकंपी तंत्र का तंत्र एक्टिवेट हो जाता है, और अनुकंपी तंत्र का तंत्र एक्टिवेट होने से हमारे शरीर की क्रियाएं हाइपर होने लगती हैं और रक्त का प्रवाह बढ़ने लगता है, रक्त का प्रेशर बढ़ने लगता है। तो ऐसा प्राणायाम लो बीपी के लिए बहुत आवश्यक है। और जिनका लो बीपी रहता है, कोविड के संक्रमण काल में उनमें डर दूसरों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कोविड के प्रति इतना ज्यादा इस समय सोसाइटी में भय उत्पन्न हो गया है कि हर व्यक्ति उससे भयग्रस्त है। लेकिन जिनका रक्तचाप निम्न रहता है उनमें ये भय ज्यादा होगा। तो ऐसे लोगों को ये सूर्यभेदी प्राणायाम करने से अनावश्यक भय से मुक्ति मिलेगी। अनावश्यक भय भी खतरनाक है, लेकिन लापरवाही भी खतरनाक है। हम अवेयर रहें, जागरूक रहें, चीजों के प्रति जो हमारे आसपास घटित हो रही हैं उनके प्रति जागरूक रहें, लेकिन इसके साथ साथ अनावश्यक भय को भी अपने मनस्थिति में, अपनी सोसाइटी में और अपने परिवार में डेवलप होने बिल्कुल न दें। तो इसके लिए सूर्यभेदी प्राणायाम इमीडिएट रिजल्ट देता है, और जो नकारात्मक सोच है, जो नकारात्मक या अननेसेसरी भय है, उससे मुक्ति मिलती है और बीपी थोड़ा सा पुशअप होता है, थोड़ा सा इंप्रूव होता है नॉर्मल की ओर। तो ये दो प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद मैंने दो प्राणायाम बताए जो अलग अलग लोगों के लिए है। हाई बीपी के लिए चंद्रभेदी और लो बीपी के लिए सूर्यभेदी। अब तीसरा प्राणायाम आता है भस्त्रिका प्राणायाम। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल व्यक्ति या कोविड संक्रमण काल, कोविड क्राइसिस में ये भस्त्रिका प्राणायाम बहुत उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? इसलिए कि ये सकारात्मक ऊर्जा से तुरंत भर देता है, व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, सकारात्मक सोच बढ़ जाती है, प्राण का प्रवाह बहुत तेज हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो ये सबके लिए उपयोगी है, सभी लोग करें। लेकिन इसके मैं दो तरीके बताऊंगा या दो प्रकार से बताऊंगा। तो पहला प्रकार जो है ये सभी लोग कर सकते हैं इस प्रकार से। कैसे करना है? कमर गर्दन सीधी करें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटने पे रखें, और ये मॉडरेट भस्त्रिका प्राणायाम है। धीमी गति से श्वास भरना और धीमी गति से श्वास को निकालना। प्रारंभ करें, देखें।
रिलैक्स। भस्त्रिका प्राणायाम, इसके बारे में ग्रंथ कहता है कि भस्त्रिका प्राणायाम सुषुम्ना मार्ग पर जमे मल को हटा देता है और सुषुम्ना मार्ग में प्राण आसानी से प्रवाहित होने लगता है। सुषुम्ना मार्ग का स्वभाव यह है कि अगर सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाहित होने लगता है तो इड़ा और पिंगला अपने आप बैलेंस अवस्था में आ जाते हैं। इसी अवस्था को विभिन्न ग्रंथों में योग कहा गया है। ये अवस्था जब आती है तो मन में समता अपने आप आ जाती है। समता मतलब अनुकूलता और प्रतिकूलता के प्रति जो मन में एक तरह से हलचल होती है वो सम होने लगती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह होने की। इसी सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह जब होता है तो कीड़ा पिंगला सामान्य होती है, जिसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं बैलेंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जब सामान्य होता है और दोनों का संतुलन होता है तो उस संतुलन का जितना लंबा पीरियड उतना लंबे समय तक व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा आएगी। उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग रहेगा, उसका बीपी बिल्कुल समावस्था में चलेगा, उसकी हृदय गति बिल्कुल समावस्था में चलेगी, उसकी ब्रेथ बिल्कुल समावस्था में चलेगी। ये विशेषता है सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। बिना पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के संतुलन को तोड़े न तो बीपी बढ़ सकता है न घट सकता है, न मन में एंजाइटी तनाव डिप्रेशन बढ़ सकता है और न घट सकता है। ये कुछ भी नहीं होगा जब तक पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का संतुलन नहीं टूटेगा। और पैरासिम्पैथिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का स्थायी संतुलन का समाधान है सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह होना। सारे के सारे बेसिकली हठ योगिक ग्रंथों की बात करें या अगर हम प्राणायाम की चर्चा कर रहे हैं तो प्राणायाम का जो केंद्र बिंदु है वो केवल है सुषुम्ना मार्ग में प्राण का प्रवाह कराना। योग प्राणायाम का उद्देश्य ही है सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह को ले जाना। और जैसे सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह होता है वैसे ही यह व्यक्ति यहाँ पर सामान्य होने लगता है। सामान्य इन द सेंस कि कोई खुशी मिली तो उसमें भी बहुत इतना खुश नहीं हो गया कि बिल्कुल हृदय गति बढ़ गई, श्वसन गति बढ़ गई, या कोई दुख की सूचना मिली तो उसमें भी बहुत डिस्टर्ब हो गए। ये क्वालिटी सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह के लिए होती है। योगिक ग्रंथों का मानना है कि 24 घंटे में जब भी श्वसन प्रक्रिया चेंज होती है तो कुछ क्षण के लिए सुषुम्ना मार्ग में प्राण प्रवाह होता है, लेकिन भस्त्रिका प्राणायाम उस पीरियड को लंबा करता है, उस पीरियड को लंबे समय तक ले जाने की प्रक्रिया करता है। इसलिए आइए हम भस्त्रिका प्राणायाम सीखें। भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैलेंसिंग ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो अभी जो हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया ये सामान्य भस्त्रिका प्राणायाम था। धीमी गति से इनहेल एक्सहेल कर रहे थे, लगभग 1.5 से 2 सेकंड में इनहेल हो रहा था और इतने ही पीरियड में एक्सहेल हो रहा था। इनहेल एक्सहेल में एक रिदम था, दोनों पे बराबर फोकस किया जा रहा था। लेकिन अब हम दूसरी बार जो करेंगे ये फास्ट करेंगे। भस्त्रिका का एक्चुअल स्वभाव यही होता है, लेकिन इस प्रकार उनको बिल्कुल नहीं करना है जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है या जिनको हृदय की समस्या है, हृदय ब्लॉकेज वगैरह है, हृदय आघात हो चुका है, हार्ट अटैक हो चुका है। ऐसे लोग भस्त्रिका उसी प्रकार करेंगे जैसे मैंने अभी करके दिखाया है। लेकिन जिनको रक्तचाप की कोई समस्या नहीं है या जिनको हृदय की कोई समस्या नहीं है, ऐसे लोग अब हमारे साथ उस प्रकार करेंगे जिस प्रकार मैं अब करने जा रहा हूं। खासकर युवा लोग, नवयुवक, किशोर, जिनके लंग्स स्ट्रांग हैं, बिल्कुल फिट हैं, ऐसे लोग और अस्थमा इत्यादि के लोग भी। अस्थमा भी बहुत प्रभावी है भस्त्रिका प्राणायाम फास्ट गति से। अब हमारे साथ करेंगे। ध्यान एक ही रखना है, फास्ट में भी ज्यादा ध्यान नहीं रखेंगे, ज्यादा ध्यान रखेंगे इनहेल एक्सहेल के बैलेंस से। इनहेल एक्सहेल को बैलेंस रखते हुए, यानी कि वो दोनों को एक जैसा करते हुए। कपालभाति जैसा बिल्कुल नहीं करना है, इसमें इनहेल में भी फोकस करना है और एक्सहेल पे तो रहेगा ही। तो दोनों की एक जैसी आवाज आएगी, इनहेल एक्सहेल की बराबर पीरियड होगा और एक लयबद्धता होगी। चलिए अभ्यास को प्रारंभ करते हैं।
बिल्कुल शांत बैठे और शरीर में होने वाले स्पंदन को अनुभव करें। शरीर के रोम रोम में कंपन। भस्त्रिका प्राणायाम इतना प्रभावशाली है कि अगर इसे नियमित किया जाए तो जितनी देर मैंने किया है उतनी ही देर में आप अनुभव करेंगे आपके शरीर का एक एक कण, एक एक सेल स्पंदित होने लगेगी, वाइब्रेट होने लगेगी। धीरे धीरे जब सामान्य हो जाए तब आप आंखें को खोलें और तभी बोलें। मेरा बोलना मजबूरी था, लेकिन एक अभ्यासी को इस पीरियड में बिल्कुल न बोलना चाहिए और न नेत्र खोलने चाहिए। इस भस्त्रिका प्राणायाम को इस गति से कितनी देर करना है, ये बहुत ही अहम प्रश्न है। जितनी देर आप आराम से कर सकते हैं उतनी देर करें, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी आपको दिक्कत होगी बीपी की तो बीपी बढ़ने लगेगा तो आप वहीं रोक दें, या फिर मुंह सूखने लगेगा, या फिर सिर घूमने लगेगा। अगर किसी का हीमोग्लोबिन बहुत कम है तो सिर घूमने लगेगा, तो ऐसे लोग वहीं पर रोक दें, कुछ नहीं होगा, उसके बाद तुरंत आप सामान्य हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन ऐसा हो सकता है अगर हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, भस्त्रिका प्राणायाम में एक पीरियड के बाद, एक ड्यूरेशन के बाद ऐसा सिर में भारीपन हो सकता है, तो ऐसे लोग वहीं पर रोक दें। और जिनको इस तरह की कोई दिक्कत, इसमें वो बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आ जाता है, जैसे मिर्गी दौड़ा इत्यादि, ऐसे लोग को भस्त्रिका प्राणायाम फास्ट गति से भी नहीं करना है, क्योंकि ऐसे लोगों को फिर पड़ने की संभावना रहती है। लेकिन अन्य लोग इसको करें, क्योंकि ये बहुत ही प्रभावशाली प्राणायाम है। ये ग्रंथ में भी तो लिखा ही लिखा है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है भस्त्रिका प्राणायाम के संदर्भ। अब अंत में 3 प्राणायाम और बचे हैं, इस 3 प्राणायाम को भी हम करेंगे। हाँ, डिप्रेशन, तनाव, अनिद्रा, एंजाइटी, इन सब प्राणायाम को अगर ये सब अगर दिक्कत, इससे ध्यान दें, क्योंकि मैं कोविड के संक्रमण काल में ये जो कुछ बातें बता रहा हूँ आप करेंगे और देखेंगे कितना आपको लाभ मिलता है। किसी भी व्यक्ति को अगर रक्तचाप की दिक्कत नहीं है, हृदय रोग की समस्या नहीं है, ऐसे व्यक्ति को अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तनाव है, कोरोना के संक्रमण काल में जो भय पैदा हो भय है, तो भस्त्रिका प्राणायाम करिए, आप देखेंगे तुरंत का तुरंत आप बेटर फील करेंगे। स्लीप क्वालिटी अपने आप तुरंत का तुरंत बढ़ जाएगी और पॉजिटिव थॉट तुरंत का तुरंत आपके मस्तिष्क में जनरेट होने लगेंगे। तो ये भस्त्रिका प्राणायाम का इतना जबरदस्त प्रभाव है, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम को जरूर करें और अनुलोम विलोम के बाद करें, तब अधिक प्रभावशाली होगा। अब अगले 3 प्राणायाम मुझे और करने हैं, समय समापन की ओर है, मेरे पास 5-7 मिनट और हैं, तो 1-1, 2-2 आवृत्ति उनकी भी करके देख लेते हैं। लेकिन ये 1-1, 2-2 आवृत्ति आपको यहाँ कराई इसलिए जा रही है कम मात्रा में, क्योंकि समझाने में समय लग रहा है। आप इसको जब करें तो पूरी प्रॉपर डोज करें, यानी कि कपालभाति जो मैंने पहले उधर शक्ति सक्रिया भी इतनी देर करें। उसके बाद अनुलोम विलोम एक बार में 5 मिनट, कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट। उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम धीमी गति से, जितनी देर आप आराम से कर सकते हैं, अच्छा लगता है उतनी देर करें, और फास्ट गति में जितनी आपकी क्षमता है उतनी देर करें। उसके बाद कम से कम 10 मिनट 10 बार 10 टाइम्स उज्जयी प्राणायाम, और 10 टाइम्स शीतली, 10 टाइम्स शीतकारी, 10 टाइम्स चतुरंगी, ये 10-10 बार बस करें। शीतकारी वो लोग ना करें जिनका बीपी लो रहता है, सामान्य बीपी वाले शीतकारी भी करें, गर्मी के मौसम में भी करें, गर्मी से भी राहत मिले। उज्जयी प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम ये सभी लोग करें, बीपी लो हो, नॉर्मल हो, हाई हो, तब भी सभी लोग करें। एक बार ये मैंने 4 प्राणायाम बताए, उनकी 2-2 आवृत्ति करके दिखाया दे रहा हूँ। सबसे पहले उज्जयी प्राणायाम, जीवा को तालू से लगाएं, थ्रोट पे प्रेशर देते हुए इनहेल करें, चिन को ला करके होल्ड करें, जितने देर सांस रोक सकते हैं ऐसे होल्ड रखेंगे, फिर सिर सीधा करके लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। हर बार उज्जयी प्राणायाम में लेफ्ट से ही एक्सेल होगा, ऐसा नहीं कि एक बार लेफ्ट एक बार है, हर बार लेफ्ट से ही एक्सेल करना है। यहाँ मैंने 3 बार किया, लेकिन मैं पहले जैसे निवेदन कर चुका हूं कि उज्जयी प्राणायाम भी प्रत्येक व्यक्ति 10 टाइम्स करे। उज्जयी प्राणायाम किसी भी रोग में किया जा सकता है, किसी भी रोग में इसमें कोई हानि नहीं होती है। प्रभाव मुख्य रूप से वो सारी बीमारियों में है जो बीमारी थायराइड और पैराथायराइड से सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स के असंतुलन के कारण होती है। यानी थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथ के असंतुलन होने से जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सारी बीमारियों में लाभकारी है उज्जयी प्राणायाम। इसके बाद शीतली और शीतकारी। सबसे पहले शीतकारी देखते हैं, दांत पे दांत रखें, दांत के अच्छा हवा खींचें और जितनी देर आराम से रोक सकते हैं रोकें, फिर दोनों नासिका से बाहर करें।
यहाँ होल्डिंग ड्यूरेशन हम कम कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस में होल्डिंग ड्यूरेशन उतना रखना है जितनी देर आप आराम से श्वास रोक सकते हैं। श्वास चूंकि इसमें इनहेल करके होल्ड हो रहा है, इसलिए श्वास रोकने के बाद जलंधर बंद लगाएं और मूल बंद, जो भी मैंने मूल बंद कराया था, उस बंद को लगाएंगे तो ये प्राणायाम और प्रभावशाली हो जाएगा। और अगर बंद नहीं लगाते हैं तब भी कर सकते हैं, थोड़ा प्रभावशाली कम होगा, लेकिन बिना बंद के भी कर सकते हैं। प्राणायाम के में बंद के साथ ही ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। एक दो आवृत्ति और देखें। इस प्रकार शीतली प्राणायाम, शीतकारी आपने देखा, शीतली देख लें। शीतली में जीवा को बाहर निकाल के पाइप की तरह से गोल गोल करते हैं, बस केवल ये हवा खींचने के प्रोसेस में अंतर है, बाकी आगे की प्रक्रिया सारी सेम है। देखें एक बार। इस तरह से शीतली प्राणायाम हुआ। दोनों प्राणायाम शरीर में शीतलता को बढ़ाते हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में या गर्मी के कारण होने वाली बीमारी या उच्च रक्तचाप, अनिद्रा, इन सब में दोनों प्राणायाम बहुत प्रभावी है। अब अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम, जो हमारे मन को संतुलित करता है, मस्तिष्क की, ब्रेन की सेल को वाइब्रेट करता है और तनाव इत्यादि में उपयोगी है, उसका प्रदर्शन देखेंगे। पूरी श्वास भर के आंख और कान को बंद करके माँ का उच्चारण करना होता है। जैसे हम ओम बोलते हैं तो ओम में ओ वाला पार्ट हटा दीजिए, माँ, हमिंग साउंड। उसके उच्चारण के साथ जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा एक्सेलिंग पीरियड रखें। एक्सेलिंग पीरियड यानी श्वास निकालने की समयावधि ही माँ चैंटिंग या वाइब्रेशन के जो पीरियड है वही होगा, यानी कि माँ चैंटिंग एंड एक्सेलिंग पीरियड बोथ आर सेम। इस बात को ध्यान रखते हुए आंख और कान बंद करके इस अभ्यास को करते हैं। इस प्रकार कोविड के संक्रमण काल में अपने आप को इस संक्रमण से, इस महामारी से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए प्राणायाम का अभ्यास किस प्रकार से करें, कितनी मात्रा में करें, किस आर्डर में करें, इसका प्रदर्शन लखनऊ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन की ओर से और इस फैकल्टी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमरजीत यादव सर के निर्देशन में आज का यह योग का प्रदर्शन, योग की प्रस्तुति की गई। इसके साथ साथ आपको सूचनार्थ ये भी बताया जा रहा है, निवेदन किया जा रहा है कि इसी लखनऊ यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ योग एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन के फेसबुक आईडी पर आगामी 1 माह तक नियमित 8 से 9 योग पर प्रदर्शन होगा, योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा अलग अलग योग के विशेषज्ञों के द्वारा, योग के अनुभवी और कुशल टीचरों के द्वारा। इसमें आप जुड़े भी, आप सीखे भी और जनहित में कोविड के संक्रमण काल से अपने समाज, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए इसका प्रचार भी करें, प्रसार भी करें, लोगों तक इसके लिंक को शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।